सावित्री की जिंदगी अंधेरे में थी। उसके छोटे से कच्चे मकान में 2 कमरे थे, जहां वह अपने 2 छोटे बच्चों राजू 7 साल और मीना 5 साल के साथ रहती थी। मकान की छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता, दीवारों पर दरारें थीं और जमीन गीली रहती। सावित्री का पति शंकर गली के कोने पर एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाता था। दिन भर काम करता, पर शाम होते ही शराब के नशे में डूब जाता। शंकर रोज शराब पी के घर लौटता और उसका गुस्सा सिर्फ सावित्री पर निकलता। क्या करती है पूरा दिन? घर तो देखो कैसा गंदा है, शंकर चिल्लाता, हाथ उठा के मारता। सावित्री चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। माँ, आप रो क्यों रही हो? राजू अक्सर पूछता। कुछ नहीं बेटा, आंख में कचरा चला गया, सावित्री झूठ बोलती। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसके आंसुओं को देखें। सावित्री अनाथ थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी। कोई रिश्तेदार नहीं था उसका, ना कोई मायका, ना कोई भाई बहन। दुनिया में अकेली थी वह। शादी होने से पहले अनाथालय में पली बड़ी सावित्री को यही उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका अपना परिवार होगा, पर जिंदगी ने उससे यह खुशी भी नहीं दी। हर रात शंकर के आने से पहले सावित्री बच्चों को खिला के सुला देती। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें पिता का यह रूप देखना पड़े, पर दीवारें पतली थीं और बच्चे अक्सर जाग जाते थे शंकर की दहाड़ और सावित्री की सिसकियों से। घर छोड़ दूं? सावित्री अक्सर सोचती, पर फिर अगले ही पल यह सवाल खुद से पूछती, जाऊं तो जाऊं कहां? कौन अपनाएगा मुझे और मेरे बच्चों को? मोहल्ले में लोग जानते थे सावित्री की हालत, पर कोई मदद नहीं करता। पति पत्नी के बीच हम क्या करें कहकर लोग मुंह मोड़ लेते। एक दिन सावित्री ने हिम्मत जुटाई और शंकर से कहा, बच्चों को स्कूल भेजेंगे अब, राजू बड़ा हो रहा है। पैसे कहां से आएंगे? मेरी कमाई में इतना दम है, शंकर ने चिल्लाकर कहा। तुझे लगता है मैं कुछ नहीं करता? तेरी वजह से ही तो पीता हूं मैं। उस रात शंकर ने इतना मारा कि सावित्री के होंठ फट गए, आंख के नीचे नीला निशान पड़ गया। सुबह उठने की हिम्मत नहीं हुई उसमें। बच्चे भूखे रोए, पर सावित्री उठ नहीं पाई। मां उठो ना, मीना रोती रही, भूख लगी है। दोपहर तक सावित्री एक तरह से घिसटते हुए उठी और बच्चों के लिए कुछ खाना बनाया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, शरीर दर्द से टूट रहा था। धीरे धीरे साल बीते। सावित्री ने छुप छुप कर मकान वालों के घर में झाड़ू पोछा का काम शुरू किया। थोड़े पैसे कमाती और बच्चे के लिए कुछ दुकानदारी लेती। शंकर को पता ना चले इसलिए पैसे छुपा कर रखती, लेकिन एक दिन शंकर को पता चल गया। छुपा के पैसे कमाती है? किससे मिलने जाती है तू? उसने आग बबूला होते हुए पूछा। काम करती हूं जिससे बच्चों को खिला सकूं, सावित्री ने डरते हुए कहा। शंकर ने उसके बाल पकड़ ली और घसीट कर ले गया। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब लोग कहेंगे मेरा घर नहीं चल सकता, उसने सावित्री को बेरहमी से मारा। राजू जो अब 10 साल का हो गया था, बीच में आया। पापा, मां को मत मारो। शंकर ने राजू को भी धक्का दे दिया और वह दीवार से टकराकर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। राजू के सिर पर चोट लगी देख सावित्री टूट गई। उसने एक कपड़ा बांधा और उसे कमरे में लिटाया। डॉक्टर के पास ले जाना है, सावित्री ने शंकर से कहा। पैसे नहीं हैं। शंकर ने मुंह फेर लिया और घर से बाहर निकल गया। सावित्री रोती रही, पर कोई मदद को नहीं आया। पड़ोसी ने दरवाजे भी नहीं खोले। सावित्री का पति फिर से पी के आया है, लोग कहते, और अपने दरवाजे बंद कर लेते। पूरी रात सावित्री ने राजू के सिर पर पन्नी रखे और मीना डर के मारे मां से चिपकी रही। सुबह राजू को तेज बुखार हो गया। कोई है मदद को? सावित्री ने गली में आके पुकारा, पर कोई आगे नहीं आया। राजू को बुखार इतना बढ़ गया कि वह बेहोश हो गया। सावित्री ने अपने जेवर, जो उसने शादी में पहने थे और अब तक छुपा के रखे थे, निकाल लिए और पास की दुकान पर बेच दिए। इन पैसों से उसने राजू को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई है, इन्फेक्शन फैल गया है दिमाग तक। सावित्री ने हाथ जोड़कर डॉक्टर से विनती की, बचा लीजिए मेरे बच्चे को, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। 5वें दिन राजू ने आखिरी सांस ली। उसका छोटा सा शरीर अस्पताल के बेड पर
पड़ा रहा और सावित्री पत्थर की तरह बैठी रही। अब घर नहीं जाऊंगी, उसने मीना से कहा। बच्ची ने मां के आंसू देखे और खुद भी रोने लगी। शंकर ने राजू की मौत के बाद शराब और बढ़ा दी। घर लौटने पर अब वह सिर्फ सोता या फिर सावित्री और मीना पर हाथ उठाता। उसने अपनी दुकान भी बंद कर दी क्योंकि उसका ज्यादातर समय नशे में गुजरता। एक दिन शंकर ने इतना पिया कि रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले गए, पर लिवर खराब हो चुकी थी। 2 महीने बाद उसकी भी मौत हो गई। सावित्री के लिए यह और एक सदमा था। पति बुरा था, पर अब उसका भी कोई नहीं रहा। घर मालिक ने भी निकालने की धमकी दी। सावित्री, तेरे पति का कर्जा है मुझ पर, अगर चुकाना नहीं है तो घर खाली कर, मालिक ने कहा। कहाँ जाऊं? सावित्री ने पूछा। मुझे क्या पता, मालिक ने कहा। तेरे पति ने मेरा पैसा डुबा दिया। सावित्री और मीना को घर से निकलना पड़ा। अब वह रेलवे स्टेशन के पास एक झोपड़ी में रहने लगी। सावित्री रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करती और मीना छोटे मोटे काम में हाथ बटाती। मां, मैं स्कूल क्यों नहीं जाती? मीना पूछती। स्कूल के लिए पैसे चाहिए बेटा, अभी हम घर बना रहे हैं, फिर स्कूल भेजेंगे, सावित्री झूठ बोलती। वह जानती थी कि मीना को स्कूल भेजने की हैसियत कभी नहीं होगी उसकी। स्टेशन पर भिखारी, चोर, नशेड़ी, सब तरह के लोग रहते। रात को सोते वक्त सावित्री मीना को अपनी बाहों में लेकर सोती ताकि कोई उसे छू ना सके। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, सावित्री अक्सर सोचती। पर फिर मीना को देखती और सोचती, इसे कौन संभालेगा मेरे बाद? 5 साल और गुजर गए। मीना अब 15 साल की हो गई थी। सावित्री की सेहत लगातार गिरने लगी थी। कई बार काम पर जाते वक्त वह बेहोश हो जाती। लोगों ने कहा टीबी हो गई है, पर इलाज के पैसे नहीं थे। मां, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, मीना ने कहा। नहीं बेटा, पैसे बचा के रख, मेरे जाने के बाद तेरे काम आएंगे, सावित्री ने कहा। एक सुबह सावित्री उठ नहीं पाई। उसने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे अच्छी जिंदगी जीना, किसी की बुराई मत करना, अगर कोई तुझे गिरा दे तो उठकर खड़ी हो जाना। उसी शाम सावित्री ने आखिरी सांस ली। रेलवे स्टेशन के पास गंदगी में, बिना किसी रिश्तेदार के, बिना किसी अपने के, सावित्री दुनिया से चली गई। अगले दिन जब मीना रोती बिलखती मां की लाश के साथ बैठी थी, कुछ सोशल वर्कर्स वहां आए। उन्होंने मीना को अपने साथ ले गया और सावित्री का अंतिम संस्कार किया। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या यह कि जिंदगी कठिन है? क्या यह कि गरीब औरतों के पास कोई रास्ता नहीं? क्या यह कि समाज में कोई किसी की मदद नहीं करता? सावित्री का जीवन सिर्फ दर्द और तकलीफ था। उसे कभी वह खुशियां नहीं मिली जो हर इंसान का हक होता है। उसके हाथों में अपना भविष्य बदलने की ताकत नहीं थी क्योंकि समाज ने उसे वह मौका कभी नहीं दिया। शायद इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने आसपास रहने वाली सावित्रियों की मदद करें, किसी की पीड़ा को नजरअंदाज न करें, घरेलू हिंसा को घर का मामला कहकर टाल न दें, अनाथों, बेबसायों की आवाज बने, उनका साथ दें, क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल कोई और सावित्री इसी तरह अकेले, बिना किसी की मदद के इस दुनिया से चली जाएगी। नैतिक शिक्षा। समाज की चुप्पी भी जुल्म का हिस्सा होती है। जब हम किसी पर हो रहे अत्याचार को देखकर भी चुप रहते हैं तो हम भी उस जुल्म में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं।